हेलो बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया। तो देखो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, 7th लेक्चर आपने पढ़ लिया हुआ है एमओटी। ठीक है, हमने स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले आप लोग उस लेक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एमओटी का पिछला लेक्चर देखें फिर यहाँ पे आए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देख लिया समझ में आई होगी। ठीक है, हमने बात की थी उसके अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम की किस किस के लिए, N2 तक के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो बचे गए थे कौन, O2, F2 और Ne2, उनके लिए डायग्राम क्या बताया था। देखो सेम ही तो है। वहां पे क्या था पीछे वाले में कि ये जो दो ऑर्बिटल्स थे वो नीचे थे और ये क्या था ऊपर। ठीक है, जब O2 F2 Ne2 की बात होगी तो बस केवल इन दो में चेंजमेंट है। ठीक है, ये दो जो उसमें नीचे थे ऊपर चले गए, एक नीचे आ जाए और सारे नीचे। ठीक है, वहां पे भी बताया था। ठीक है, अब देखो क्या करना है, बस वही बात है, सिंपल सी है। एक करवा देता हूं और आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं किसकी, O2 की लिखूं। ठीक है, O2 की ये इनका एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम मींस सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज्यादा सिग्मा 2s की, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s की, इसकी और सिग्मा स्टार 2p की एनर्जी सबसे ज्यादा। आपसे एनर्जी पूछे तो आप एनर्जी का ऑर्डर भी लिख सकते हो। ठीक है, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की एनर्जी क्या है, बराबर। यहाँ पे पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई की एनर्जी क्या है, बराबर। अब आपसे पूछे कि O2 के लिए आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। ठीक है, तो O2 के लिए आप लोग बताओ। जैसे कि मैं मान लू ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, जो दोनों ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बन के आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओ, 1s2 2s2 2p4 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे तो होती है 1s2 2s2 और 2p4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 4 5 से 7 8। ठीक है, इसी प्रकार से इस तरफ फिल कर देंगे 1s2 2s2 2p4 हो गया। अब ये और दोनों आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आई। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के इनमें भरना। ठीक है, या तो एक साथ भर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 ये 8 ही 16 को भर दो। देखो नीचे से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 12 क्योंकि एनर्जी बराबर है ना, तो पहले एक करेंगे 13 14। ठीक है, 15 और 16 इस प्रकार से, ना कि दोनों यहां। समझ रहे हो, बस होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब इस तरफ लिखना तो इस तरफ लिख दो, सिग्मा 1s में कितने 2, सिग्मा स्टार 2s2 में 2, सिग्मा 2s2 में 2, सिग्मा स्टार 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन 2 2। पाई 2py में कितने, पाई 2py में 2, पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में 1। सिग्मा स्टार 2pz में कोई नहीं तो खाली छोड़ दें, सही मत दिखाना, 0। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, सीख रखा है Nb-Na/2 मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बटे में 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने, बॉन्डिंग 2 2 4 2 6। ठीक है, 2 8 और 2 10 10 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। एंटी बॉन्डिंग के स्टार वाले 2 2 4 और 2 6 बटे में 2। 10 में से 6 गए 4 बटे 2 कितना 2। इट मीन से O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। इट मीन से ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है। ओके, आया समझ में। उसके बाद यदि मैं कहूं कि आप लोग ना O2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, O2 प्लस इट मीन से एक इलेक्ट्रॉन कम, और एक इलेक्ट्रॉन कम तो इट मीन से पहले 16 से 15 होगी ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये बता दो जल्दी से, O2 कैसा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो O2 कैसा मॉलिक्यूल होगा मेरे पास है, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब O2 प्लस की बात, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास है 15। ठीक है, अब मैं देखो इसी में फिल करता चलूंगा। ठीक है ना, डायग्राम एक ही हो गया। ठीक है, हम करते चलेंगे, इसी में 15 हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहां से कम, एक कम हो गया। ठीक है, कौन सा, एंटी बॉन्डिंग का कम हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दो, बॉन्डिंग कितने थे 10, एंटी बॉन्डिंग कम हो गए 10 - 5 बटे 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट। बताओ O2 प्लस भी कैसा, एक अनपेयर्ड तो कैसा हमारे पास, ये भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब मैं बात करूं O2 माइनस की। O2 माइनस मींस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 तो पहले थे, एक बढ़ गया 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 16 इलेक्ट्रॉन O2 की, 17वां कहां आएगा, यहाँ पे आएगा। कॉन्फ़िगरेशन पे लिख देंगे ना उसी प्रकार से। पाई स्टार 2px में आप लोग कितने दिखा दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py में 1। ठीक है, इसी प्रकार से चेंज करते रहेंगे। अब O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ा, एंटी बॉन्डिंग बढ़ा है। तो बताओ बॉन्डिंग तो अभी बराबर ही है 10 ही है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक ये बढ़ गया। तो पहले कितने थे 6 एंटी बॉन्डिंग, अब कितने हो गए 7 बटे में 2, 10 में से 7 गए 3 बटे 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5।
ओके कर लेंगे। O2 नेगेटिव कैसा बताओ, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो कैसा हमारे पास है, ये भी पैरामैग्नेटिक। ओके अब बात करो O2 माइनस 2 मींस एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक और बढ़ गया तो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है यहाँ पे आया। अब आप लोग काउंट करो, बॉन्डिंग कितने 10, एंटी बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया 7 थे, कितने हो गए 8 बटे में 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 बटे 2 इज इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। और बताओ O2 नेगेटिव कैसा, सारे के सारे पेयर, सारे के सारे पेयर, तो मॉलिक्यूल कैसा मेरे पास डाई मैग्नेटिक। समझ गए सारे। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इनके बॉन्ड ऑर्डर बताओ किस प्रकार से, तो बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा, मींस उसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी। तो जो O2 प्लस है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इट मींस O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसके बाद O2, उससे कम किसका O2 माइनस, और सबसे कम O2 माइनस 2। ये क्या हो गया इनके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। ठीक है O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, O2 माइनस 2 का सबसे कम। आया समझ में। ठीक है कर लेंगे इसी प्रकार से सारे। ठीक है ये वाला डायग्राम याद रखना है इन 3 के केस में। ठीक है और जो बच गए उसमें ये सिग्मा 2 ऑर्बिटल ऊपर और ये दोनों ऑर्बिटल नीचे। ठीक है इसी प्रकार से आप लोग F2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से आप Ne2 का करना। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है अब देखो क्या Ne2 होता है क्या, मिटा दूं सारे को। ठीक है क्या Ne2 होता है, Ne2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है MOT से हमें किस प्रकार से पता लगा, MOT से किस प्रकार से पता लगा, देखो यदि मैं Ne2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, Ne2 मैं भरू इसके अंदर, तो बताओ नियोन एटॉमिक नंबर 10, टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो गए ना, 10 यहाँ 10 यहाँ, ये लो 10 2p6 नियोन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहाँ पे भी फिल करूंगा किस प्रकार से, ये देखो 2 2 4 काउंट कर लो 20 हो गए। ठीक है Ne2। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है बॉन्डिंग के 10, एंटी बॉन्डिंग के देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 स्टार वाले है ना, कितने 10 माइनस 10 बटे 2 उत्तर कितना 0। 10 माइनस 10 बटे 2 उत्तर कितना 0। इट मीन्स Ne और Ne के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है Ne के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो Ne2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके समझ गए इतना। तो MOT हमारी कंप्लीट, सभी बच्चों की समझ में आई होगी। ठीक है देखो अगले हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड है। इसकी डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है एक कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। ठीक है यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है कि दोनों एटम शेयरिंग करते हैं बराबर इलेक्ट्रॉन्स की। डेटिव बॉन्ड में क्या होगा, जो एक एलिमेंट है ना, जो एक एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, लेकिन शेयर दोनों करेंगे। ठीक है डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट करेगा और शेयरिंग दोनों करेंगे, ताकि उनका ऑक्टेट क्या हो जाए कंप्लीट। बस उसी को हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। देखो किस प्रकार से, जैसे कि मेरे पास NH3 मॉलिक्यूल है। ठीक है नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन 5। इस प्रकार से दिखा दूं 1 2 3 4 5। ठीक है इसी प्रकार से हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, एक एक, सभी का ऑक्टेट क्या होगा कंप्लीट। देखो शेयरिंग करेंगे ना, NH3 बनाना आता है हमें पहले से। देखो नाइट्रोजन का देखना 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का 2 2 2 डुप्लेट कंप्लीट। इसी प्रकार से एक BF3 मॉलिक्यूल होता है, बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 1 3 5 और 7, एक की शेयरिंग करेंगे। देखो फ्लोरीन जब एक की शेयरिंग करेगा तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। बट क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ ना, लेकिन BF3 फिर भी क्या है कि स्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन बोरोन का देखो, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, कितने बोरोन के देखना, ये सारे कितने हुए 2 2 4 और 2 6 ही रहे। ठीक है अब BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बोरोन का, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, कहेगा कि भैया तू भी शेयर कर ले। ठीक है शेयरिंग केवल एक ने की, दिए इसने, ठीक है डोनेट इसने किए, और शेयर अब दोनों करेंगे। ठीक है ये भी कहेगा कि हाँ मेरे 2, नाइट्रोजन भी कहेगा ये 2 मेरे। इट मींस इस प्रकार से हो जाएगा कि नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो लग ही रहे हैं। ठीक है इस तरह मेरे पास क्या बोरोन, बोरोन के साथ कौन लगे, फ्लोरीन, 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 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्या करेंगे, ये
दोनों करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, नाइट्रोजन के, बोरोन के 2 2 4 2 6 और 2 8, शेयरिंग दोनों करेंगे, डोनेट एक करेगा। ठीक, और ये जो बीच में ये जो बॉन्ड आएगी, ये कौन सी बॉन्ड आ गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम यूं एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, इट मींस मैं इसको यूं दिखा सकता हूं कि NH3, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, BF3, ओके, और इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड आ गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं कि जब एक एलिमेंट, एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे, ठीक है, और शेयरिंग दोनों करें। ठीक है, यदि हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देखना चाहेंगे ऑर्बिटल व्यू में वैलेंस बॉन्ड अप्रोच से, तो किस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा NH3, नाइट्रोजन NH3 की शेप किस प्रकार की आएगी, NH3 की शेप क्या होती है, पिरामिडल होती है। NH3 कैसी होती है, पिरामिडल, और ज्योमेट्री क्या होती है उसकी, ज्योमेट्री क्या होती है बताओ, टेट्राहेड्रल। देखो इस प्रकार से, ऐसे 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 और यूं। ठीक है, कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है NH3 पे, देखा होगा ना इस प्रकार से। NH3 याद आया क्या, यू बनाते थे। ठीक है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल। ठीक है, साथ H का कौन सा ऑर्बिटल आगे लगा था, S ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था, ये तो था। ठीक है, इस तरह मेरे पास कौन है, जैसे कि मेरे पास है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल, और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली है। अब क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू प्लेट पूरा करने के लिए। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर लेगा, ओवरलैपिंग कर देगा। ठीक है, डोनेट कर देगा और क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, और किस प्रकार से फिर फॉर्मेशन हो जाएगी, N, और इस ऑर्बिटल के अंदर कौन आ गया, S, इस S ऑर्बिटल ने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, और ये एज इट इज यूं थे, ये हमारे इस तरफ। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, NH4 पॉजिटिव की। ठीक है, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए तो N पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसलिए NH4 पॉजिटिव की क्या हो गई, फॉर्मेशन। ठीक है, या आप लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ये मेरे पास क्या था, NH3, और इस तरफ क्या था, H पॉजिटिव, इसको इसने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन हो गई है, टोटल NH4 पॉजिटिव। ओके, आज टॉपिक हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान सा है, यहाँ पढ़ेंगे एक बार, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बाद में भी +2 में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, देखो रेजोनेंस क्या होता है, इतनी बड़ी सारी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, आसान से, ठीक है, समझ में आ जाएगी, फिर आप लोग लिख दोगे खुद ही। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। आप लोगों को लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करने आते हैं, ठीक है, आते हैं ना, सीख रखे हमने। ठीक है, यूं कह रहा है कि जो कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो एक लेविस स्ट्रक्चर होता है ना, वो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। अच्छा, then the molecule is then supposed to have many structure. It means इससे ये बात मानी गई कि वो जो मॉलिक्यूल है ना, उसके एक से अधिक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, या हो सकते हैं, each of which can explain most of the properties of the molecule। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उस मॉलिक्यूल की मोस्ट ऑफ द लगभग सारी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो असली स्ट्रक्चर होगा वो इन सभी स्ट्रक्चर्स के बीच का होगा, मींस इन सभी का सार। ठीक है, और एक अकेला स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं करेगा, सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और जो इनके बीच का जो स्ट्रक्चर मिलेगा सभी का सार, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंसी हाइब्रिड। क्या कहेंगे, रेजोनेंसी हाइब्रिड। ठीक है, एंड डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो अलग अलग जो हमने स्ट्रक्चर बनाए उनको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे रेजोनेंस। सिंपल सी तो बात है। कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनका ना एक स्ट्रक्चर देख के हम सारी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, तो ये माना गया कि उनके ना एक से अधिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और एक से अधिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं तो हर एक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बताएगा। ठीक है, और सारे मिलके सारी प्रॉपर्टी बताएंगे, एक अकेला स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। ठीक है, और इन सभी का जो सार होगा, सभी को मिला के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंसी हाइब्रिड। और उन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और पूरी प्रोसेस को क्या बोल दिया, रेजोनेंस। है ना आसान, देखो बनाते हैं।
देखो जैसे कि मेरे पास O3 है, मैंने आपको O3 दे दिया, ठीक है, कि O3 का आप लैक्स स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप लोग बना देंगे। लैक्स स्ट्रक्चर सीख लिए ना, हमने दूसरे लेक्चर में सीखे थे शायद, ठीक है, आपने बना दिया। अब देखो आप लोग एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है ना कि ये डबल बॉन्ड इस तरफ आए, है ना, क्या पता किसी बच्चे ने इसको इस प्रकार भी बनाया हो, यूं भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, कि इट मींस डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ हो ना, इसके साथ भी हो सकती है, समझे। अब देखो क्या हुआ कि किसी बच्चे ने ना ये स्ट्रक्चर बना दिया पहला, ठीक है, अब इसकी यदि आप प्रॉपर्टी स्टडी करोगे तो देखो क्या मिलेगा कि भैया एक बॉन्ड तो O के बीच में कैसी है, डबल, और एक बॉन्ड कैसी है, सिंगल। इट मींस जो एक बॉन्ड की जो लेंथ आएगी ना और दूसरी बॉन्ड की लेंथ आएगी, दोनों में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी, और सिंगल बॉन्ड क्या होती है, बड़ी, ठीक है। तो एक लेंथ ज्यादा आएगी, एक लेंथ कम आएगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो क्या पाया गया कि भैया जो ये दोनों बॉन्ड लेंथ वो आपस में क्या आई, इक्वल आई, ठीक है। तो इस बात से ये सपोज किया गया कि भैया इसका एक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इसके स्ट्रक्चर और भी हो सकते हैं, और उन्हीं को हमने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस प्रोसेस को क्या किया, रेजोनेंस। तो एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हुई, तो हमने देखा कि इसका ये भी तो हो सकता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। अब देखो यहां से क्या दिख रहा हमें कि भैया पहले ये डबल थी, ये सिंगल भी हो सकती है, और सिंगल वाली क्या हो सकती है, डबल भी हो सकती है, समझे। अब इन दोनों के बीच का सार क्या, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर क्या, तो देखो इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर ये है कि भैया ओ ये तो अपने जगह ही मिलेंगे, ठीक है। रेजोनेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो हमेशा फिक्स मिलेंगे, ठीक है, एक जगह, केवल जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ठीक है। अब देखो कि भैया देखो डबल में से एक बॉन्ड तो थी ना, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड तो है ही है सब जगह, है ना। और दूसरी देखो, दूसरी यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, समझे। इट मींस इस दूसरी को हम यूं डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है। इट मींस इस बात का मतलब ये होगा कि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है ना इस बॉन्ड के, वो यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। ये जो मेरे पास आया इसी को मैंने क्या कहा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये इनके बीच का क्या है, स्ट्रक्चर, इनका क्या है, ये सार है, ओके। ये क्या करेगा, पूरे कंपाउंड की जो पूरा मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। ये अकेले अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब देखने से क्या दिख रहा है बताओ, ये भी कैसी डेड बॉन्ड, ये भी कैसी डेड बॉन्ड, इट मीन से दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो एक्सपेरिमेंट से O3 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ आती है वो क्या आती है, इक्वल आती है, ठीक है। अब एक बात याद रखेंगे, +2 के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि ये कोई मॉलिक्यूल है और उसकी बॉन्ड लेंथ बराबर है, बताओ क्यों, तो आप लोग क्या कर देंगे कि बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ओके। आया थोड़ा सा समझ में। अब देखो जैसे कि एक स्ट्रक्चर है मेरे पास है CO, तो देखो ये पहला, ये दूसरा, ये इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मेरे पास है CO3-2 कार्बोनेटाइन। कार्बोनेटाइन का आप लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से आया होगा आपके पास, ठीक है। CO3-C तीनों और -2 लगा दे, ठीक है, बना सकते हो, आप लोगों को आते हैं। अब देखो कोई जरूरी थोड़ी है ना ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी तो आ सकती है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाए, एक ही तो बात है। यूं भी तो हो सकता है, कोई जरूरी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कैसी आ गई, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एज इट इज। अब देखो कोई जरूरी थोड़ी ना कि भैया यूं भी तो हो सकता है क्या कि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी तो आ सकती है इस पोजीशन पे, है ना, कि क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और वापस से ये बॉन्ड यहाँ। तो देखो क्या स्ट्रक्चर आया, C ऊपर क्या O-, ये क्या O- इलेक्ट्रॉन क्या आ गई ना, और यहाँ पे क्या आ गई, डबल बॉन्ड। तो देखो ये तीनों आ सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना डबल बॉन्ड यहीं पे आए, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यदि हम केवल एक स्ट्रक्चर देखें इसका ये तो इसमें देखो क्या दिख रहा है कि भैया दो तो है सिंगल बॉन्ड और एक है डबल बॉन्ड। तो जब देखने से क्या लगेगा कि दो बॉन्ड लेंथ तो इक्वल आएंगे और एक बॉन्ड लेंथ अलग आएगी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या आई, इक्वल। क्यों, तो फिर ये पता लगा कि भैया इस बात का मतलब ये कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेगी, इसके और भी सारे स्ट्रक्चर से हो सकते हैं, ठीक है। और जब और सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले तो कैसे कैसे कि भैया डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इन सभी का जो सार होगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या, कि देखो रेजोनेंस के अंदर ना जो एटम्स है उनकी पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इनको हम बदल नहीं सकते। तो देखो सब जगह एक बॉन्ड तो मिलेगी ना, बताओ सब जगह एक। और दूसरी क्या है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, बीच में से
इस प्रकार से डॉटेड डॉटेड और डॉटेड, ठीक है। और जो O जो माइनस तो चार्ज है वो भी पूरे मॉलिक्यूल पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका रेजोनेंस है हाइब्रिड, ठीक है। ये क्या रेजोनेंस है हाइब्रिड, ये क्या है 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये पूरी प्रोसेस क्या है मेरी रेजोनेंस। समझे अब तो आसान सी तो है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल से क्या दिखना है मेरे को बताओ, तीनों बॉन्ड लेंथ के आपस में बराबर। और अब जो ये बॉन्ड की जो लेंथ आएगी वो बताओ, सिंगल बॉन्ड से तो क्या आएगी कम, और डबल बॉन्ड से क्या आएगी ज्यादा, क्योंकि डेड बॉन्ड है ना, तो सिंगल से तो कम आएगी और डबल से क्या आएगी ज्यादा। समझ गए थे ना, ठीक है। ये क्या मेरे पास रेजोनेंस, ये देखो ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। क्या है बेंजीन, और बेंजीन का जो फॉर्मूला था क्या होता है C6H6, ठीक है। बेंजीन पता होगा आप लोगों को। अब देखो ये मेरे पास बेंजीन किस प्रकार से बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अभी तो बेंजीन नहीं है ना, अभी तो साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन अब हो गई क्या होती है डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में, ठीक है। डबल सिंगल और डबल, ठीक है, फिर सिंगल। अब जरूरी थोड़ी नहीं बॉन्ड यहाँ पे आए, अब आपको कौन सा मैं तो यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगा लो डबल सिंगल डबल, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है भाई। ये बॉन्ड यहाँ पे तो फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है अल्टरनेट मैनर में, समझे। अब क्या होगा कि ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये इनको हम बोलते हैं कैकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, बेंजीन में यही दो चलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये 3 और होते हैं हमारे पास, ये दीवार नाम के साइंटिस्ट ने तो दीवार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हो। इसने क्या किया, इस प्रकार से बोल एक बार यूं कर दिया, एक बार यूं कर दिया, ठीक है, और एक बार ऐसे कर दिया, ठीक है। और इनके अपोजिट साइड में ही डबल बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। इनको हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। हम ये दो क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यही चलते हैं, ठीक है। वो क्या है लेस स्टेबल है, उनके बारे में नहीं देखते। फिर भी बता दिया कि ये जो हमारे पास तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको हम दीवार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इनको हम कैकुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। ये चलेंगे हमारे पास, ओके। तो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखो देखने से क्या पता लगेगा कि एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो क्या पता लगेगा कि भाई 3 तो कैसी है डबल बॉन्ड और 3 कैसे सिंगल, मीन से जो बॉन्ड लेंथ आएंगी वो क्या आएंगी अलग अलग, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या है बराबर आए। इस वजह से क्या पता लगा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। तो इनका जो सार आएगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, वो किस प्रकार से आएगा, वो इस प्रकार से आएगा। आप लोग ऐसे भी तो बना देते हो ना बेंजीन, इस बात का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब जगह क्या कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो पूरी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सभी की इक्वल हो गई, ठीक है। ये बेंजीन के हो गए। अब देखो एक बात और याद रखेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ना जब हम बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, ओके। यदि ऐसा हो रखा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया, तो ये बात क्या है गलत है, ठीक है। तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा हमारा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, केवल इलेक्ट्रॉन से बदलते रहते हैं, ठीक है। देखो अगला और लास्ट टॉपिक हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसान सी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन सी 2 चीज, पहली बात तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है, हाइड्रोजन है। दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का होना क्या जरूरी, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो और चाहे फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी एक, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई भी एक हो और एक क्या हो हाइड्रोजन, तो कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ओके। सिंपल सी बात है कि भैया एक हाइड्रोजन हो, दूसरा कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक हो, तो कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि मेरे पास HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैंने लिखा HF, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा भी HF इसी प्रकार से HF, कोई तीसरा HF है, ठीक है, कोई चौथा HF है। अब ये जो HF का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से, ये देखो ये HF, ठीक है। अब इस फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा आएगा पॉजिटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में F पे कैसा नेगेटिव, H पे कैसा पॉजिटिव, इनके बीच में अट्रैक्शंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अट्रैक्शंस, ठीक है, ये अट्रैक्शंस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शंस आए ना उनको हमने क्या कहा हाइड्रोजन बॉन्ड,
ठीक है। तो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये वाली नहीं, ये तो हमारी कौन सी बॉन्ड है, ये तुम्हारी कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। HF के अंदर नहीं, HF मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। एक HF ये, दूसरा HF, तीसरा HF, चौथा HF, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से NH3 मॉलिक्यूल हमारे पास, जैसे कि मैंने लिखा NH3, इस प्रकार से लिख दिया NH3, ठीक है। कोई दूसरा NH3 इसी प्रकार से NH3, कोई तीसरा NH3 है इसी प्रकार से। अब NH3 के बीच में कौन सी बॉन्ड मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, सभी पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, क्या बना लेंगे आपस में, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर की बात करूं, वाटर में भी कौन सी बॉन्ड मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है हमारे पास H2O, ठीक है। फिर दूसरा H2O, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा H2O के बीच में कौन सी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों बताओ, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, माइनस माइनस, हाइड्रोजन पे कैसा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, ये H इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इस H इस O के बीच में क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी प्रकार से नीचे चलती जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है कि हाइड्रोजन और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो अट्रैक्शंस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, देखो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड आने से। तो देखो एक हमारे पास एसोसिएशन मींस कि मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, ठीक, मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से, देखो जैसे कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है। कोई दूसरा इसी प्रकार से RCOOH, ठीक है। क्या होगा, जब मैं इनको एक सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो O पे कैसा आएगा चार्ज, नेगेटिव, H पे कैसा, पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, इस H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, कौन सी बॉन्ड आ गई बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल था पहले मेरे पास, ये एक अलग था, लेकिन जब मैंने दोनों को एक सॉल्यूशन में डाला अंदर तो जाके ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, ठीक है। किसके कारण हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले अकेला था, ठीक है, बाद में क्या हो गए, जुड़ गया, तो मींस मास क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो एसोसिएशन के कारण मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड आ गए ना, कुछ अट्रैक्शंस आ गए, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। देखो इसी वजह से जो मेरे पास HF होता है, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सभी से क्या होता है, ज्यादा, HCl, HBr, इन सभी से क्या होता है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। दूसरा एक केस मेरे पास जो वाटर होता है H2O, ठीक है, या किसी और की बात करें इसी ग्रुप के अंदर, और किसकी बात करें, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर H2S, ठीक है, और H2SC, ठीक है, ये एक ही ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। जो H2O होता है वो तो क्या होता है मेरे पास लिक्विड, जबकि ये मेरे पास क्या होती है, गैस। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो मॉलिक्यूल्स वो पास में रहेंगे, और लिक्विड में मॉलिक्यूल पास में रहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बीच में H2S के बीच में अट्रैक्शंस नहीं है, दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो वो क्या बन गए, गैस, ठीक है। एक पर्सन आता है कि जो NH3 होता है, ठीक है, NH3 एक है PH3, ठीक है, NH3 के नीचे आता है PH3, ठीक है, एक ही ग्रुप में नैना पार्टिकल वो वाला, ठीक है। फिर ASH3, जो NH3 है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सभी से क्या है, ज्यादा, जबकि होना चाहिए था कम, इनका ज्यादा। क्यों है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कौन सी बॉन्ड आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन PH3 में, ASH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इस वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इन सभी से क्या है, ज्यादा। H2O लिक्विड है बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्टिकल्स पास रहेंगे अट्रैक्शन से। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, हम वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यदि हम वाटर में कोई ऐसी चीज डालें जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे तो वो चीज उसमें क्या होगी, सोल्युबल, मींस लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक, आसानी से सोल्युबल हो जाएंगे। वोलेटिलिटी का मतलब कि वेपर्स की फॉर्म में उड़ना, ठीक है। तो देखो जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या, ज्यादा, तो इट मींस वो लेस वोलेटाइल है, ठीक है ना, जल्दी से नहीं उड़ेंगे, धीरे उड़ेंगे। मींस जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो कैसे होंगे, लेस वोलेटाइल, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, तो वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे।
अगला विस्कोसिटी, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पार्टिकल्स को पकड़े के रखेंगे ना, आसानी से चलने नहीं देंगे। विस्कोसिटी का मतलब तैरने की क्षमता, ठीक है, तो वो आसानी से तैरने नहीं देंगे, ठीक है, वो पकड़े के रखेंगे, पकड़े के रखेंगे तो विस्कोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। देखो आगे हम देखते हैं कि जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर क्या होती है, तैरती है ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। क्यों तैरती है, जबकि आइस तो क्या होती है, सॉलिड होती है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है ना, लेकिन फिर भी बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है, तो देखो जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ना हमारा वाटर का, वो क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक पिंजरे की तरह होता है इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होता है, एक जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मीन्स एक जो ऑक्सीजन है ना वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। किस प्रकार से, 2 के साथ तो बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई, H2O जो हमारा होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये तो कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड, और जो मैंने डॉट डॉट से दिखाई वो कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस O पे नेगेटिव, इस H पे पॉजिटिव, इस H पे पॉजिटिव, तो ये इसके साथ अटैक, ये इसके साथ अटैक, मीन्स सारे इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स एक पिंजरे की तरह, ठीक है, एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर होता है। और टेट्राहेड्रल मैनर में, ठीक है, किस मैनर में जुड़ेंगे, टेट्राहेड्रल मैनर में आपस में जुड़े रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनके बीच में ना ये काफी सारा वैकेंट स्पेस रहता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बीच में ये काफी सारा क्या रहता है, वैकेंट स्पेस रहता है, मींस ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत खुला रहता है, मींस इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन जब ये पिघलता है, ठीक है, जब ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना, तो ये जो स्पेस है इसके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। कम होने के कारण वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सॉलिड के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या ज्यादा, बीच में वैकेंट स्पेसेस होते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। डेंसिटी मतलब बाहर, यदि डेंसिटी कम है, जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है, ठीक है, वो ऊपर तैरेगी। तो सॉलिड स्टेट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होगी, कम। इनवर्सली है ना, डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, समझ रहे हो, तो बटे में होता है वो इनवर्सली, और जो ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डेंसिटी कम तो मास भी कम, समझ रहे हो। और यदि लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो पास में आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। इट मींस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है और सॉलिड की डेंसिटी कम, इसमें वाटर के केस में। इसलिए हम लिखेंगे कि भैया सॉलिड आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इस वजह से जो आइस है वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है, तैरती है, ओके। क्योंकि सॉलिड के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में वैकेंट स्पेसेस है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, इसकी सॉलिड आइस की, ठीक है। लिक्विड के अंदर स्पेस पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। इस वजह से बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, ओके। एक बात और याद रखेंगे कि जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 277 केल्विन के ऊपर, ठीक है, या 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब वाटर मेरे पास 273 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की फॉर्म में, ठीक है, जब मैं उसको गर्म करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, पास में आएंगे ना मॉलिक्यूल्स, पास में आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। मैं गर्म कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड टूट रही है, पास आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऐसा कब तक होगा, ऐसा होगा 277 केल्विन तक। 277 केल्विन तक वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। लेकिन जब 277 के बाद का जो टेम्परेचर होगा ना, तो अब क्या होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाएंगे, थोड़ी दूर होने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर होंगे और अब वॉल्यूम वापस से क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, तो फिर डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। इट मींस 277 केल्विन के ऊपर वाटर की डेंसिटी क्या रहती है, सबसे ज्यादा, ओके। अब देखो लास्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा, बस ये फर्क है ना, इसको समझ लेना, इंटर और इंट्रा। देखो इंटर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज, इंटरनेशनल मैच, मींस दूसरे के साथ, है ना, किसी दूसरे स्कूल के साथ तो इंटर स्कूल कंपटीशन, किसी दूसरे देश के साथ मैच तो इंटरनेशनल मैचेस, समझे ना, मींस दूसरे के साथ तो इंटर। और इंट्रा मतलब खुद के अंदर, ठीक है, खुद का खुद, जैसे कि स्कूल के अंदर अपना एक स्कूल है, बस उसी में बच्चों का क्या होता है, कंपटीशन, तो वो इंट्रा स्कूल, ठीक है। इंटर दूसरे के साथ, इट मींस इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो वो होगी जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे के साथ अपने दूसरे मॉलिक्यूल, जैसे हमने
पढ़ा, HF के बीच में, H2H2O के बीच में, ठीक है, NH3 के बीच में, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और खुद के अंदर ही बन जाए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कौन सी, इंट्रा। फॉर एग्जांपल दिस, है ना, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, तो अब देखो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है इसके, यहाँ पे OH है, O पे कैसा नेगेटिव, H पे कैसा पॉजिटिव, O पे कैसा नेगेटिव और N पे कैसा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। क्यों, क्योंकि H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। तो अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गई, तो ये इंट्रा। और यहाँ पे क्या था कि एक HF ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, दो अलग अलग हो गए और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड आई तो वो फिर कौन सी थी, इंटर। समझ गए इतना, ठीक है। तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट यही है, ठीक है। तो सारे बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आए वो वापिस से पढ़ लेंगे, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करेंगे, ओके।